देख रहे हैं न्यूज बीट बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू न्यूज बीट। ख़वातीन और हज़रात, अजीब व गरीब आज मैं डिस्कशन देखता रहा हूँ सारा दिन टेलीविजन पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के दरमियान जो मुकालमा हो रहा था, पीपल्स पार्टी वाले ये कह रहे थे कि लाहौर का ज़्यादा बुरा हाल हुआ है बारिश की वजह से, और PTI वाले कह रहे थे कि कराची का ज़्यादा बुरा हाल हुआ है बारिश की वजह से। प्रॉब्लम यह है कि दोनों ही जगह पाकिस्तान में, एक पाकिस्तान का दिल है, दूसरा पाकिस्तान का रोशनियों का शहर है, और अगर कहीं पर कम मसला है और दूसरी जगह पर ज़्यादा है, या दोनों तो जहाँ पर कम भी है उससे भी तकलीफ तो पाकिस्तानियों को ही है ना। तो इस वजह से आप आपस में अगर मुकाबला कर रहे हैं ये कह के कि हमारी जगह पर कम मसला है और आपकी जगह पर ज़्यादा मसला है, दैट डज नॉट गिव यू द सक्सेस और द क्रेडिट। आपने तो अपनी जगह के मसले को हल करना है और कैसे करना है ये आपने बताना है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको वो शॉर्ट सुनवाऊँ हमारे सियासी रहनुमाओं के, लाहौर की फुटेज सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि लाहौर में कल जब बारिश हुई उसके बाद लाहौर के क्या हालात थे। देखिए, ये आप लाहौर की फुटेज देख रहे हैं। लाहौर में भी बारिश हुई, अब हमने देखा सड़कों पर पानी जमा हो गया, इकट्ठा हो गया, सड़कें नदी नाले का मंजर देने लगी लाहौर में भी, जिस तरह से कराची में हमेशा से होता है। और कराची के हवाले से तो प्रोग्राम्स भी होते हैं, लेकिन लाहौर में भी सिचुएशन इस बार कुछ इलाकों में बहुत ही ख़राब थी और वहाँ पर लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम भी आई, जिसका हवाला मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी दिया। ये लाहौर की फुटेज आप देख रहे हैं। अब मैं आपको कराची की फुटेज दिखाता हूँ। दिखाइएगा प्रोड्यूसर साहब कराची की फुटेज। कराची में आज जो बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है कराची में, और इसकी 1/3 बारिश भी होती थी तब भी कराची जो है वो कंट्रोल से बाहर हो जाता था और पानी की निकास का मसला सामने आ जाता था। लेकिन आज तो बारिश भी बहुत ज़्यादा ही, जिसकी वजह से आप देखें कि फैमिलीज़ बेचारी जान बचाने पर अपनी जो है ना आई हुई थी कि किसी तरह घरों से बाहर निकलें, जिन घरों में पानी चला गया, और फिर सड़क पर भी वो वॉक कर रहे हैं तो उनकी वेस्ट तक पानी है, वेस्ट लाइन तक। और ये देखिए तो ऐसे लगता है जैसे कोई दरिया बड़ी स्पीड से गुजर रहा है, जिस तरह कराची की सड़कों का ये मंजर था। तो बड़े अनफॉर्चुनेट ये मनाजिर हैं। और कराची का वो भी आपको दिखा देते हैं कि ट्रैफिक स्टक हो गई तो रास्ता बनाने के लिए ग्रीन लाइन को खुद तोड़ दिया कराची के शहरियों ने। देखिए, लाहौर में जो बारिश हुई है उसके हवाले से मुर्तज़ा वहाब साहब ने आज क्या मौक़िफ़ लिया, ये भी सुनिए। लाहौर में वसीम अकरम प्लस की कारकर्दगी है, PTI की कारकर्दगी है कि बेचारा गधा भी पानी में तैर रहा है। और मुझे अफसोस ये होता है कि तमाम चीजें TV पर भी दिखाई गई, प्रिंट मीडिया पर भी दिखाई गई, सोशल मीडिया पर भी दिखाई दी, लेकिन कोई नोटिस वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से हमें सुनाई नहीं दिया गया कि भाई वो किसी वफाकी वजीर को भेज दें, वजीर आला पंजाब को भेज दें। और अदालत भी इस हवाले से कोई नोटिस नहीं लेती, कोई रिमार्क्स पास नहीं होते। मैं समझता हूँ कि PTI का जो ये दोहरा मयार है कि कराची के लिए कुछ और उसूल है, अंदरूने सिंध के लिए कुछ और उसूल है, और जहाँ जहाँ उनकी अपनी हुकूमत है उनके लिए उनके मुख्तलिफ उसूल है। PTI के दोहरे मयार के हवाले से मुर्तज़ा वहाब साहब बात कर रहे थे। इसका जवाब दिया फिरदौस शमीम नकवी साहब ने। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। मुर्तज़ा वहाब बेटा पूरा अखबार पढ़ा था। मशहूर सड़क है कराची की, उसमें क्या नजर आ रहा है? पानी भी नजर आ रहा है, कूड़ा भी नजर आ रहा है। इसमें सबसे ज्यादा जितने सफात है उनमें आप आधे सफात में एक चीज पाएंगे कि किन किन लोगों को तकलीफ हो रही है। सारे गधों को ही हो रही है। इससे गधा होता है जो चोरी करके भी पकड़ा जाता है, गधा होता है जो फालूदे वाले के अकाउंट में से अपने जाती के मामलात और खर्चे निकालता है। वफाक को हम कह रहे हैं बारहा कि हजूर वाला सिंध पाकिस्तान का हिस्सा और यहाँ गधों की हुकूमत, इसलिए ये सूबा तबाह होता जा रहा है। जिससे कि जहाँ जहाँ ये तकलीफ पहुंचा सकते हैं लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। तो सबसे पहले इसी इशू के हवाले से बात करते हैं। अपने गेस्ट का तारुफ कराता हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मेरे साथ हैं सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ हैं अब्दुल कादिर पटेल साहब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन किया हलीम आदिल शेख साहब ने। आप सबको बहुत शुक्रिया। और MQM से मुझे ज्वाइन करेंगे ख्वाजा इजहार साहब। आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हलीम आदिल शेख साहब, मुझे फरमाइएगा कि ये जो मुकाबलेबाजी हो रही है कि हमारे शहर की तबाही कम हुई है और आपके शहर की तबाही ज़्यादा हुई है, ये मुकाबलेबाजी करनी बनती है या अपने अपने शहर को साफ करना बनता है? सर
बैरिस्टर साहब बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। आज मेरा और मुर्तज़ा वहाब साहब का ऑफिस बिल्कुल पड़ोस में है, हम पड़ोसी भी एक साथ साथ ऑफिस है। तो जब ये गए तो नीचे मैंने देखा टीवी के ऊपर, तो इस वक्त इन्होंने, हम समझ रहे थे कि आज जाएंगे, इन्होंने देखा होगा कि मेट डिपार्टमेंट ने क्या कहा हुआ, ये पॉलिसी बयान देंगे कि जी आज बारिश के लिए हमने ये तैयारी कर ली है, ये तैयारी कर ली है। 4 घंटे बाद बारिश का सुना था ये होनी है। वहां जाके देखा तो इन्होंने डॉन अखबार उठाया और उन्होंने कहा कि जी ये लाहौर में बेचारा गधा डूब गया, और लाहौर 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 इन्होंने स्टार्ट कर दिया। हम हैरान थे। हम सूबा सिंध में रहते हैं, हम सूबा असम्बली के यहाँ पार्लियामेंटेरियंस हैं, हम वो सूबे के मुशीर हैं। अगर लाहौर की बात करनी है तो कायरा साहब मौजूद है, बहुत सारे लोग मौजूद हैं, फेडरल गवर्नमेंट में इनके नुमाइंदे मौजूद हैं। हम समझ रहे थे कि ये कोई पॉलिसी देंगे, लेकिन वहां जाके उन्होंने कतई नजर इसके कि कराची का पहली 2 बारिशों में क्या हुआ, और आज फिर आपने देखा कि उससे 2 घंटे बाद पूरा कराची जलथल हो गया। आप देखिए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में इस वक्त समाई सब कुछ दिखा रहा है। उसका अफसोस हुआ कि आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। हमें अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखना चाहिए, हमें अपनी कार्यों को देखना चाहिए, हमें अपनी हुकूमत को देखना चाहिए, ना कि हम कहेंगे जी वहां गधा डूब गया, वहां ये डूब गया, वहां ये डूब गया। ऐसा नहीं है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी एनडीए में यहाँ क्यों नहीं आती, वो क्यों भेज दी गई। सर फिर आप फिरदौश नकवी साहब को भी कंडेम करेंगे जिन्होंने कहा कि सिंध में गधों की हुकूमत है? उन्होंने तो मतलब कि काफी आगे की बात कर दी। बात यह है कि जब उस वक्त मैं इसलिए आपसे बात करना चाहता हूँ कि हमें अफसोस हुआ, हम सब साथ बैठे हुए थे, हम उम्मीद कर रहे थे कि ये कोई पॉलिसी देंगे। तो बात यह है कि अफसोस तो होता है ना, लाजिम बात है। आपको पता है कि फिर जोश खिताबत के अंदर ये सारी बातें होती हैं, लेकिन अफसोस होता है कि जब हम सुनना चाह रहे थे कि सिंध गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन जो उनके तर्जुमान है वो बताएंगे, और आप देखिए ना कोई प्लान नहीं दिया। इस वक्त तक कोई सिंध की कोई हुकूमत नजर नहीं आ रही, कोई इदारा नजर नहीं आ रहा, कोई पीडीएम नजर नहीं आ रहा, कुछ नजर नहीं आ रहा। तो दिल तो जलता है ना। और यही बात जो आप सोचे वो हमारी थी कि भाई अपने सूबे की बात करें, आप लाहौर के ऊपर शुरू हो गए। यही तो अलमिया, यही अफसोस हमें था जो आप। फिर आपने भी तो वही किया ना सर, आपने भी तो वही किया। और अभी मेरा मतलब है कि अगर पहले उन्होंने किया बाद में आपने किया तो दोनों ने, ऐसा तो नहीं आप कह सकते कि आपने नहीं किया। लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। आई विल कम बैक टू यू सर, आई विल कम बैक टू यू। अब्दुल कादिर पटेल साहब, कुछ दिन पहले अभी हमने सुना था कि तीनों पार्टीज जो हैं उनका इत्तफाक राय हो गया है कमेटी बनाने पे, फिर कमेटी की तश्कील भी दे दी गई, और फिर आप लोगों ने एक एजेंडा बनाया इस हवाले से जिसमें 6 नुकात थे कि कराची के मसाइल हल करने हैं, जिसमें एक नुकता सीवरेज के हवाले से भी था और दूसरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से भी था, तीसरा नालों की सफाई के हवाले से भी था। अच्छा, अब ये जो इत्तफाक राय आपका हुआ था और एक माहौल बना था कि तमाम सियासी जमातें और सियासतदान इकट्ठे होकर कराची के मसाइल हल करेंगे, तो ये एक नया हमने देखा कि आ गया मसला, एक और जिला बना दिया गया कराची में। उस पर भी मैं आपका पॉइंट ऑफ लूंगा, लेकिन क्या माहौल खराब नहीं हो गया? आज जिस तरह से एक तरफ मुर्तजा वहाब साहब तनकीद कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, दूसरी तरफ से फिरदौश शमीम नकवी साहब कर रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत पे, तो मिल बैठकर आप काम कर पाएंगे कराची के अवाम का? ज़रूर करेंगे बैरिस्टर साहब। मैं सिर्फ इतनी बात करूँगा कि मुर्तज़ा वहाब ने अगर एक बात की है कि वफाक का मयार सिंध और पंजाब के लिए एक जैसा होना चाहिए, तो मैं नहीं समझता कि उन्होंने कोई गलत बात की है, या आप भी इससे मेरे ख्याल में एग्री करते होंगे। उनका सिर्फ यही कहना था, बात का लबो लुबाब यही था कि हर सूबे के लिए एक वज़ीर आज़म का, एक वफाकी हुकूमत का, कैबिनेट का मयार एक जैसा होना चाहिए, जिसको मैं भी तायद करता हूँ, जिसकी मेरे ख्याल में आप भी तायद करेंगे। तो ये सिलसिला एक बदकिस्मती से शुरू हुआ था कि फोकस कराची को करके फिर सिंध। अब हकीकत में तो मुझे आपके चैनल से भी एक गिला है कि आप सिंध साई सरकार, तो फिर पंजाब को आप बुज़दार सरकार बोला करें, बलूचिस्तान को आप जाम सरकार बोला करें, KPK को आप खान सरकार बोला करें। मतलब ये थोड़ा सा आपके चैनल पे भी मुझे ये एतराज़ है कि अब सिंधियों को आप इस तरह से साई कहते हैं आपको। साईं तो अच्छा वर्ड है, इज्जत का वर्ड है साईं, इस पे क्या साईं सरकार? मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा कि वो गलत वर्ड है, लेकिन आप फिर इसी तरह खान भी अच्छा वर्ड है आपको, इसी तरह नहीं बुरा क्यों लगता है? बुरा नहीं लगता, बुरा क्यों लगता है? आप दूसरों से अलग क्यों करते हैं? आप दूसरे सूबों से अलग क्यों करते हैं? आप दूसरे सूबों की तरह ट्रीट क्यों नहीं करते? मेरा सिर्फ ये सवाल है आपसे। आप खान सरकार भी बोला करें ना सर, पर आप जाम सरकार भी बोला करें, सारे अच्छे लफ्ज हैं।
ठीक है, बुरा लफ्ज कोई नहीं। चलिए ये आपका गिला किसी दिन, तो मैं किसी दिन अपने शो में आपको कहता हूँ कि मैं गिला, ठीक है बुज़दार साहब की हुकूमत है, कह सकते हैं हम, वहाँ पे बुज़दार सरकार है, जाम सरकार अब भी हम कह सकते हैं बलोचिस्तान में। नहीं, अच्छा, वसीम अकरम सरकार कहेंगे। मैं आपकी बात अकरम प्लस कहते हैं ना, कितना कहते हैं आप? बहरहाल दिस इज अ नॉन इशू अब्दुल कादिर पटेल साहब, लेकिन वसीम अकरम प्लस आपने खुद ही कह दिया, कितना कहता है मीडिया, हम लोग भी कहते हैं वसीम अकरम प्लस। नॉन इशूज है सर, मैंने कहा कराची के अवाम के मसाइल हैं जिन्होंने आज गुस्से में आके ग्रीन, मैं उसी तरफ आ रहा हूं, मुझे बात करने देंगे सर, मुझे बात करने दें। जी फरमाइए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमें अपने मसाइल का मुकाबला नहीं करना चाहिए, हमें अपने मसाइल के हल की तरफ जाना चाहिए। लेकिन आप ये देखिए एहतशाम साहब कि ये रवायत कैसे पैदा हुई कि कराची और को फोकस करके दो वज़रा आते हैं वफाकी, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना या मुख्तलिफ बयानबाजियाँ करना और मतलब दूसरी जगहों को जो है वो तकरीबन ढांप देना, वो डस्ट अंडर द कारपेट जिसको कहते हैं वो करना। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें बाहर आ रही हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि जहां भी कोई भी कमी या कोताही है उसको ठीक होना चाहिए। रह गई कराची की निकासी और इसका पानी की निकासी का मसला, आपको मैं ब्रीफ बता दूंगा कि आपको ये जो कराची के निकासी आपके रास्ते हैं, जितनी 25-30 साल में इधर इंक्रोचमेंट और चाइना कटिंग हुई है ना, ये आपको खत्म करनी पड़ेगी। और मुझे उम्मीद है एनडीए में सर, ये मैंने कैसे खत्म करनी है, ये तो आपने खत्म करनी है। 12 साल से आपकी हुकूमत है सिंध में, ये आपने खत्म करनी है, मैं तो नहीं खत्म कर सकता सर। इससे बड़े लोग बेघर होंगे, ये मसला छोटा नहीं है, लेकिन इसको अब कर लेना चाहिए। और ये भी इस मसले का भी तयन करना चाहिए कि आइए वहाँ पर तामीरात कैसे हुई, वहाँ पर चाइना कटिंग कैसे हुई, वहाँ पर कौन से इदारे मुलविस थे, वो नदी नाले किन इदारों की मिल्कियत थे या किन के जेर असर आते थे। तो बात सिर्फ यही है कि कराची के जो एग्जिट पॉइंट है पानी के, सीवरेज के, वो सारे इनक्रोच हो गए हैं और वो ये गुज़िश्ता 25-30 सालों में हुए हैं। सही। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, मैं सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब की तरफ आता हूँ। सेनेटर साहब, मुझे फरमाइएगा कि ये जो आज सारा दिन एक हमने देखा एक समा था आपस में लफ्ज़ों की जंग का कि आपके शहर की ज़्यादा बुरी हालत है। अब इसमें अगर हम लाहौर की बात करें, जिसके हवाले से बात हो रही थी, इसमें कोई शक नहीं है 2 साल से वहाँ पे उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत है, जिनको वसीम अकरम प्लस प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, तो मैं कह देता हूँ वसीम अकरम प्लस की हुकूमत है पंजाब में। तो पंजाब के जो मसाइल हैं, हमें याद है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो बारिशें होती थी, तब भी लाहौर में पानी तो इकट्ठा होता था और सीवरेज का मसला लाहौर के बहुत सारे इलाकों में, और तब शहबाज शरीफ साहब इसीलिए लॉन्ग बूट्स पहन कर निकल जाते थे और हमने देखा कि वो पानी में भी खड़े होते थे। तो जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया आपने लाहौर का, सड़कें बनाई, पुल बनाए, अंडर पासेस बनाए, उसके बावजूद लाहौर में भी मसाइल तो मौजूद हैं। तो किसी ना किसी हद तक आपकी पार्टी भी जिम्मेदार है। मैं नहीं जानता जी, मेरे ख्याल में इसका बेहतरीन जज जो है वो लाहौर के लोग होंगे। मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, मेरा ख़ानदान कई 100 साल से लाहौर में रह रहा है और इससे पहले भी बारिशें होती हैं और बाज़ जगह पर पानी इकट्ठा भी हो जाता है। अगर जिस तरह की फ्लडिंग आप देखने में आ रही है और जिस तरह सीवर सिस्टम बैकअप करता है घरों के अंदर, इस तरह पहले नहीं देखने में आया। लेकिन क्योंकि हम ऑपोजिशन के लोग हैं, इस वजह से तासुर यही आएगा कि नहीं ऐसा नहीं है, आप बिला जवाब तनकीद कर रहे हैं PTI को। तो मैं समझता हूँ कि ये फैसला लाहौर के लोग करेंगे कि क्या उनकी ज़िंदगी पहले सहल थी या अब उनकी ज़िंदगी बेहतर हो गई। क्या पहले जो पानी खड़ा होता था और फिर निकल जाता था उसी तरह हो रहा है, या अब गाड़ियाँ जो हैं, अगर आपके घर में मेरी वालदा का घर है, उनकी गाड़ियाँ जो हैं वो उनमें पानी आ गया, दोनों गाड़ियों में, और फिर धकेल के गाड़ियाँ बाहर सड़क पर निकालनी पड़ी। पहले ऐसा कम होता था, कभी नहीं हुआ था, लेकिन अब हो रहा है। लेकिन जो आपने अहम नुक्ता उठाया है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। देखिए, अहम नुक्ता ये है कि ये जिस रविश में हम चले हैं, जिस तरह हमारी सियासत में सब वज़ादारी चली गई है और सिर्फ टोए होता है, उसमें कोई हल नहीं सामने आता, कोई मौसर हल नहीं सामने आता। कोई शख्स ये नहीं कहता कि हम जिम्मेदार हैं, हम इलेक्ट होकर आए हैं, हम जिम्मेदार हैं, हम इसे ठीक करेंगे। चाहे वो लोकल बॉडीज़ के लोग हों, पंजाब में तो आपको मालूम है लोकल बॉडीज़ है ही नहीं, बलूचिस्तान में भी आपको मालूम है कि लोकल बॉडीज़ नहीं है, और खैबर पख्तूनख्वा में भी आपको मालूम है कि लोकल बॉडीज़ नहीं। पूरे पाकिस्तान में लोकल बॉडीज़ इस वक्त मौसर लोकल बॉडीज़ सिर्फ सिंध में है, जो मेरे ख्याल में कुछ ख़त्म होने को है, गालिबन या हो चुकी हैं या होने लगी हैं। तो एक तरीक़ाकार सामने आना चाहिए, जिसका काम है उसी को करना चाहिए।
मैं समझता हूँ ये जो थोड़ी देर पहले आप गुफ्तगू कर रहे थे, ये सब मिलकर ठीक करें, ये बड़ी डेंजरस सी बात है कि जिसको काम दिया जाता है वो काम करे। ये कैसे हो सकता है कि हर चीज़ के अंदर एक वफाकी कमेटी बना दी जाए, उसमें लोकल बॉडीज़ के लोग भी आ जाएं, उसमें इदारों के लोग भी आ जाएं, उसमें सूबों के लोग भी आ जाएं और हर चीज़ का हल इस तरीके से किया जाए। अगर इस तरह कमेटीज़ के ज़रिए हल ढूंढना है तो फिर मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स को तो डिज़ोल्व कर देना चाहिए। फिर ये जो लोकल बॉडीज़ का सिस्टम भी है, जो बज़ाहिर तो लगता है कि कुछ बहुत अच्छा काम नहीं करेगा इस तरीक़ाकार से, तो मेरी ज़ाती तजवीज़ तो यही होगी कि अगर इस वक्त कोई इमरजेंसी है और इस इकट्ठे होकर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ज़रूरत है तो ज़रूर की जाए मुल्की मुफाद में, जैसे NCOC ने कोरोना वायरस में की है। मगर क्या ये एक तरीक़ाकार है जहाँ पे सूबे का काम भी करने के लिए वफाकी हुकूमत या वफाक का काम करने के लिए सूबाई हुकूमत या लोकल बॉडीज़ दोनों का काम करने के लिए कमेटीज़ के जरिए करे, ये ज़रा मुश्किल हो जाएगा। सही है। मेरे ख्याल में जिसका काम है उसे करना चाहिए, उससे जो अथॉरिटीज़ जो पैसे मिलने चाहिए अगर मिल रहे। सेनेटर साहब, मैंने आपसे मियां नवाज शरीफ साहब की ज़मानत के हवाले से, उनकी वापसी के हवाले से गवर्नमेंट ने जो अब बयान देना शुरू कर दिया, शेख रशीद साहब ने और शिबली फराज साहब ने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लेकर आएंगे, उस हवाले से सवाल पूछना। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस टॉपिक को थोड़ा सा हम कंक्लूड कर लें, इसलिए आपकी इजाज़त से मैं एक दफ़ा दोबारा हलीम आदिल शेख साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। मुझे ये फरमाइएगा कि ये जो NDMA को कहा प्राइम मिनिस्टर ने कि वो कराची के मसाइल के लिए खुद सामने आ जाए, और फिर हमने देखा NDMA ने नालों की सफाई का काम भी शुरू किया और हमें पता लगा कि कुछ नाले साफ भी किए। लेकिन जिस लेवल पर काम हुआ वफाकी हुकूमत की मुदाखलत के बावजूद, उसके बाद भी कराची का मसला जो है वो तो वैसे का वैसे ही है सर। मतलब कि यानी कि अब तो आप लोग शामिल हैं ना, साथ आपका भी कंट्रीब्यूशन है बीच में, साथ NDMA भी शामिल है, FWO भी है, नाले भी साफ कर रहे हैं। और आपने कहा नाले साफ हुए भी है, लेकिन उसके बावजूद एक बारिश होती है आज और कराची फिर से एक्सपोज हो जाता है। तो आप तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे ज्यादा आ रही है पहले की। बैरिस्टर साहब, वो एक टेम्परेरी सोल्यूशन था और जब NDMA यहाँ आई थी तो सिंध गवर्नमेंट ने कहा था कि 38 नाले हैं जो कि हम साफ कर रहे हैं, 38 नाले, और तकरीबन ये बड़े नाले हैं 38 और 200 के करीब छोटे नाले हैं। तो उस वक्त फिर चूंकि NDMA आई थी, NDMA को सिंध गवर्नमेंट ने वेलकम भी किया था और NDMA तो भरपूर काम करने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, 3 नाले हम आपको देते हैं, गुजर नाला, कोरंगी नाला और शायद मुआज कोट नाला, 3 नाले उनको दिए गए। सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि 3 नाले हम आपको देते हैं। जी सिंध गवर्नमेंट ने मीटिंग हुई जिसमें चेयरमैन NDMA मौजूद थे, चीफ मिनिस्टर साहब NDMA इससे ज्यादा करना चाहती थी, इससे ज्यादा की कैपेसिटी थी और करना चाहती थी, आप ये कह रहे हैं? करना चाहती है। इसी वजह से ये कमेटी को ऑफर किया गया है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कि हम हाजिर हैं, किस किस्म की सपोर्ट चाहिए। ज्यादा करना चाहती है। हम तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि सारे नाले आप साफ कर लें। बात यह कि NDMA मींस फेडरल गवर्नमेंट। और बैरिस्टर साहब, हमारे पास 18वीं तरमीम के बाद कोई डायरेक्ट काम करने का फेडरल गवर्नमेंट के पास कोई रास्ता नहीं था। एक SIDCL बनाई थी जिसको भी इन्होंने हिट किया था कि शायद ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है। रास्ता हमारे पास NDMA है, उसके एक्ट के तहत पूरे पाकिस्तान में मदद की जा सकती है। मतलब डिजास्टर्स कंडीशन बनी ब्रेक लेना है मुझे। आई एम सॉरी, आई हैव टू टेक अ ब्रेक ऑन दिस पॉइंट। आई विल कम बैक टू यू। और ये अब्दुल कादिर साहब से हम पूछेंगे कि ये NDMA करना अगर चाहती थी और कैपेसिटी भी है उनकी मजीद नाले साफ करने की, तो फिर सिंध गवर्नमेंट ने क्यों मना किया मजीद नाले साफ करने से? आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू न्यूज़ बीट। मुझे अभी लाइव खबर आ रही है कि कराची में जितनी बारिश हुई है, ज़िला वस्ती जो है डिस्ट्रिक्ट कराची का, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है। और इस वक्त लाइव वहाँ से हमारे रिपोर्टर इरफान जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं। इरफान, हमें ज़रा बताइएगा यहाँ की क्या सूरत हाल है इस वक्त? देखिए, बदतरीन सूरत हाल का सामना है इस वक्त कराची के ज़िला वस्ती को बिलखुसूस,
और आप ये फेडरल बी एरिया का इलाका है जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ। घुटनों घुटनों पानी है। 5-5 घंटे लोगों को हो गए हैं, लोग फंसे हुए हैं। ये जो मेरे अकब से सड़क आ रही है ये वाटर पंप और गुलबर्ग चौरंगी से आ रही है। सैकड़ों गाड़ियां हैं जो इस तरफ कतार में खड़ी हैं। कैमरामैन मजहर आपको दिखा सके अगर, तो ये गाड़ियां हैं जो लोगों से हमने बात की है। 5-5 घंटे हो गए और ये रास्ता लोगों ने खुद बनाया है। लोगों ने कोशिश की है कि एक रास्ता मुतबादिल बनाया जाए ताकि जो घंटों से लोग फंसे हुए हैं इनकी गाड़ी को डाइवर्ट किया जाए। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर बदतरीन सूरत हाल है। घंटों से ट्रैफिक जैम है। 5-5 घंटे से लोग निकले हुए हैं। आप ये देख सकते हैं मैं इस वक्त पानी में खड़ा हुआ हूँ। मैं मुखातिब हूँ सिंध हुकूमत से, मोहतरम सईद गनी साहब, मोहतरम सेनेटर मुर्तज़ा वहाब साहब। आप लोग गाड़ियों में निकलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, और अपने ट्विटर पे जो वीडियोस पोस्ट करते हैं वो आप बताते हैं कि शहर में पानी ख़त्म हो चुका है। शाम से बारिश हुई है कराची में, 5 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। लोग सड़कों पर है, पानी सड़कों पर है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। लोग पूछ रहे हैं कि सिंध हुकूमत अगर कहीं है तो वो आकर पानी निकाले और बताए कि ट्विटर पे जो आप शायर फैसल की तस्वीरें और वीडियोस पोस्ट करते हैं अपने ट्विटर हैंडल से, यहाँ की वीडियोस भी पोस्ट करें। मैं आपको दावत देता हूँ सूबाई वज़रा को जो अपने ट्विटर के जरिए लोगों को पैगाम देते हैं कि वो पानी निकल चुका है शहर से, तो आए मैं यहाँ मौजूद हूँ जिला बस्ती में, फेडरल बी एरिया में, गुलबर्ग चौरंगी पर। आए यहाँ से पानी निकालें और लोगों को बताएं कि आप मौजूद हैं। ठीक है इरफान, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कादिर पटेल साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुन ली, वहां से लाइव अभी रिपोर्ट कर रहे थे। क्या बात जवाब है जी इन सवालात का जो हमारे रिपोर्टर इरफान साहब पूछ रहे हैं? और दूसरा वो जो कहा था हलीम आदिल शेख साहब ने कि एनडीए में तो और नाले साफ करना चाहती थी लेकिन आपने सिर्फ 3 नाले साफ करने की इजाजत दी है, ऐसा क्यों? अगर आप उन्हें काम करने देते तो शायद ये सूरत हाल ना होती जो अभी इरफान दिखा रहे हैं। बैरिस्टर साहब, मैं पहले किस बात का जवाब दे दूं, आप तयन कर लें। मैं जिसका भी आप देना थोड़ी सी हमें मालूमात हमारी दुरुस्त होनी चाहिए जब हम आप जैसे किसी बैरिस्टर के सामने बैठे। कराची सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जब ये कराची की सफाई के मामलात सामने आए तो वहाँ ये बताया गया कि जी 3 बड़े नाले एनडीए में साफ़ कर रही है और 21 या 22 नाले सिंध गवर्नमेंट। तो वहाँ पर वाज़े अहकाम हुए सुप्रीम कोर्ट के कि नहीं जी तमाम नाले एनडीए में साफ़ करेगी। तो दैट इज़ द रियलिटी, ये आप समझ रहे हैं। तो इस बारे में मैं आपको क्लियर कर दूं कि थोड़ा सा हमें अच्छा नॉलेज के साथ आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि तमाम नाले एनडीए में साफ करेगी। मैं जवाब देना चाहूंगा थोड़ा सा। कहा कि एनडीए मैं आता हूं आपकी तरफ करेगी। दूसरी बात ये बलोच सर, दूसरी बात ये कि बिल्कुल आपके रिपोर्टर साहब जो दिखा रहे थे वो बिल्कुल सही बात है। उन्होंने दुआइयाँ दी कि जी मुराद अली शाह साहब आप आ जाएं और सब आ जाएं। मैं चाहता हूं कि वहाँ के साथ साथ उनको ज़रूर जाना चाहिए, मुर्तज़ा वहाब को भी जाना चाहिए, नासिर हुसैन शाह को भी जाना चाहिए, वज़ीर आला को भी जाना चाहिए। लेकिन वहाँ के जो मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन ज़िला वस्ती रेहान हाशमी साहब जो पहले MNA भी रहे, उनको भी वो दुआई देकर बुलाते और मेयर कराची वसीम अख्तर साहब को भी वो दुआई देकर बुलाते तो ज़्यादा बात बैलेंस होती। चलिए ठीक है, मैं ये बात आपकी मानता हूं, लेकिन बुनियादी तौर पे तो जिम्मेदारी आपकी है ना सर। अब MNA अगर वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है तो ही डज नॉट एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एज MNA एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी तो सारी आपके पास है ना सर। नहीं सर, मैं डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमेटी डीएमसी के चेयरमैन रेहान हाशमी साहब की बात कर रहा हूं सर। वो हमें ज्वाइन करना था ख्वाजा इजहार साहब ने, उनसे भी हमने सवाल पूछना था लेकिन ख्वाजा इजहार साहब अभी तक हमारा उनसे राब्ता हो नहीं पा रहा, और आपको पता है कि मैं बैरिस्टर साहब मेरी एक बात सुन लें। डीएमसी सेंट्रल के चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हैं रेहान हाशमी साहब। ये सारे काम बुनियादी तौर पर पहले नंबर पर उनके बनते हैं, फिर जाकर हमारी भी जिम्मेदारी। हम इससे अपने आप को मुबर्रा नहीं कर रहे, लेकिन ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। सेहत और सफाई रेहान हाशमी साहब MQM वाले सर पानी निकालने के लिए किस चीज का इख्तियार चाहिए?
वो कहते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपके पास है, कचरा नालों में फंस जाता है, उसके बाद सीवरेज का सिस्टम सारा तबाह बर्बाद हो जाता है। अरे सर ये अब ये नाच रहा है आंगन टेढ़ा, मतलब ना 100 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ये तो अब कौन मतलब अब वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने सही रिमार्क्स दिए थे कि अगर इख्तियारात नहीं है तो फिर आपका क्यों है यहाँ पर अपनी कुर्सी पर, चले जाएं। चलिए मैंने फिर सेनेटर साहब की तरफ जाना है। मुसद्दिक मलिक साहब जी, आप जल्दी क्लैरिफाई कर दें, इस चीज का जवाब दे दें हलीम आदिल शेख साहब के एनडीएमए, वो कहते थे सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया था कि एनडीएमए सारे नाले साफ करेगा, उसके बावजूद 3 नाले साफ किए। जनाब मैं पहले ही अर्ज कर चुका, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए 5-6 दिन पहले। ये नहीं होना जिससे सुप्रीम कोर्ट से निकलते और सारे चावल लेके पहुंच जाते, उसके बाद ये कमेटीज, ये टीआर, ये सारा कुछ उसके बाद हो रही है। सेकंड जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, 5-6 दिन हुए इसको। पटेल साहब जो बात फरमा रहे हैं 5-6 दिन में कुछ सारा कुछ काम, उसके बाद वजीर आला इस्लामाबाद गए हैं, फिर बातचीत हुई है, तो कमेटी का नहीं, मैं समझता हूँ उसी का फॉलो अप है कि जब एनडीएमए को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, उसके लिए फिर फेडरल गवर्नमेंट का रोल एनडीएमए से और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है। पहला ऑर्डर जो 38 नाले थे, 38 में से 3 हमने किए, 35 सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही थी। अब आप मानते हैं कि ऑर्डर है कि सारे नाले एनडीएमए साफ करेगा? हाँ जी, अब आप मानते हैं कि ऑर्डर है? करेंगे, अरे सब कुछ करेंगे, ये जो कमेटी बनी है फेडरल गवर्नमेंट सारा कुछ करेगी, हम करेंगे इंशाल्लाह। You have taken the responsibility now. Yes, we are taking the responsibility. चलिए देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। मुसद्दिक मलिक साहब, शेख रशीद साहब ने आज मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से कुछ कहा, शिबली फराज साहब ने भी कहा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले शेख रशीद साहब की गुफ्तगू सुन लीजिए। जाएगी और अदालत में जाके कहेगी कि इनको वापस बुलाया जाए। हुकूमत नवाज शरीफ के खिलाफ इश्तिहारी करार देने के अलावा उनको वापस बुलाने के लिए अदालत में जाएगी। जी मुसद्दिक मलिक साहब वो कहते हैं कि हुकूमत तो अब जारी है अदालत में कि इनको इश्तिहारी करार दिया जाए, इनको वापस लाया जाए। अब मियाँ साहब की क्या हिकमत अमली होगी? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की बतौर सियासी जमात क्या हिकमत अमली है? मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, नहीं आ रहे? लेकिन उनकी जो प्लेटलेट काउंट्स हैं वो एक मुस्तकिल अदविया ले रहे हैं जिसकी वजह से वो बैलेंस में हैं। तो उनकी सर्जरी पहले जो इंग्लिस्तान में सिर्फ इमरजेंसी सर्जरीज हो रही थी कोरोना की वजह से, अब बज़ाहिर सर्जरीज जो हैं वो स्केड्यूल होना शुरू हो गई हैं और विद इन होपफुली अ वीक और 2 वीक्स उनकी सर्जरी जो है वो फाइनलाइज हो जाएगी और अपनी सर्जरी के बाद से वापस आ जाएंगे। ये है इस वक्त हमारा। ये किस चीज़ की सर्जरी है? दरमियान में जी हार्ट की सर्जरी है, क्योंकि उनको 2 चीज़ें जो थी वो 3 मसाइल उनको काफ़ी संगीन थे। एक मसला तो उनके प्लेटलेट्स का था जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे थे, जो दवाइयों के जरिए स्टेबलाइज किए गए, पहले स्टेरॉइड्स के जरिए और अब दवाइयों के जरिए। दूसरा उनकी दिल की शरियानी जो है, आपको मालूम है उनको 5-6 स्टेंट्स पहले हो चुके हैं और 2 दफ़ा ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है, जिसमें एक मरतबा उनकी दिल की जो मेजर आर्टरी वो क्लिप हो गई थी, कट गई थी, तो वो जानलेवा भी हो सकती थी। तो उनकी दोबारा से कुछ शरियाने जो हैं वो दोबारा से बंद हो चुकी हैं और उस सर्जरी की ज़रूरत है। तीसरा उनकी कैरोटिड आर्टरीज जो 2 आर्टरीज जो दिमाग को लेके जाती हैं वो दोनों बहुत ज़्यादा क्लॉग हो चुकी हैं और कुछ वहाँ पे स्टेंटिंग की ज़रूरत है। मेरे पास इससे ज़्यादा तफसीलात तो नहीं है मेडिकल, मगर ये हैं वो सर्जरी जो कोरोना की वजह से डिले हुई थी। अच्छा, इससे पहले कि अगला सवाल पूछूं, शिबली फराज साहब ने क्या कहा मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से आज, ये भी सुनिए। नवाज शरीफ जो कि एक बीमारी का बहाना ले गए थे, उन्होंने मुख्तलिफ डॉक्टर्स को और अपने टेस्ट को फच किया। उन्होंने, ये तो मास्टर्स हैं इस चीज के, वो वहाँ पे कॉफी पी रहे हैं, वहाँ से मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिल रहे हैं, बिलावल भुट्टो के साथ राब्ता है, अगर नहीं है तो शायद अपने भाई शहबाज शरीफ के साथ नहीं है। उन्होंने सियासत शुरू की हुई है वहाँ से बाहर बैठ के। हम फॉरेन ऑफिस के थ्रू नैब को रिक्वेस्ट करेंगे कि फॉरेन ऑफिस के थ्रू इंग्लैंड की हुकूमत से उनको वापस भेजा जाए, क्योंकि हम ये समझते हैं कि उनको वापस लाना अब जरूरी हो गया है। मुसद्दिक मलिक साहब, आप फरमा रहे हैं कि उनका हार्ट सर्जरी होनी है, दूसरा प्लेटलेट्स के हवाले से भी मसला है अभी तक, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने तो अब एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ ले लिया। वो कहते हैं कि वो रिपोर्ट्स फज की थी मियां नवाज शरीफ साहब ने। देखिए, ये बड़ा
ज़्यादातर ऐसी जहरीली गुफ्तगू शिबली नहीं करते, मेरे भाई हैं, मेरे करीबी दोस्त नहीं हैं, लेकिन उन पर भी रंग चढ़ता जा रहा है, तो भी जहर आलूद गुफ्तगू उन्होंने शुरू कर दी है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, सब करते हैं तो वो भी कर लें, ये ना हो उनके नंबर ना लगें और पीछे रह जाएं। हमारे तो कुछ ही दोस्त हैं PTI में, हम चाहते हैं वो भी आगे जाए। देखिए बात ये है कि जो वो इस पर गुफ्तगू फरमा रहे हैं, अगर आप इसके ऊपर फोकस करें तो आपको पता चलेगा कि आप उस प्राइम मिनिस्टर के मतलब क्या कहेंगे जो काबीना को गारंटी करे, यानी पूरी अपनी जो वफाकी हेल्थ की मिनिस्ट्री है उसको लगा के, ये पूरी सूबाई हेल्थ डिपार्टमेंट जो है पंजाब का उसे लगाकर खुद बना के एक डॉक्टर्स का पूरा पैनल जिसके सरबराह भी उन्होंने खुद तकरीर की, और उसके बाद उन्होंने शौकत खानम, इस वक्त जो आपके एडवाइज़र हैं वज़ीर आज़म के, इनको मेरे ख्याल में रुतबा दिया गया है बाकी वज़ीर का, डॉक्टर साहब, इनको भेजा इमरान खान साहब ने कि आप खुद जाके देख कर आइए कि क्या उनकी हालत ठीक है या नहीं। तो अब दो ही बातें अखज़ की जा सकती हैं, एक तो ये कि इमरान खान साहब जो है वो खुद इस झूठ में शरीक थे, तो ये सवाल तो शिबली साहब से ही पूछा जा सकता है। दूसरा, इसमें ये हाइपोथेसिस ड्रॉ किया जा सकता है कि एक ऐसे शख्स जो पूरे मुल्क की मशीनरी लगा के, अपने डॉक्टर्स लगा के, अपने ज़ाती हस्पताल यानी उनकी वालदा के नाम से जो अस्पताल बना है उसके CEO को भेज के, पूरे पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स लगा के सिर्फ ये ना नतीजा निकाल सकेंगे कोई शख्स बीमार है या नहीं, तो उनको न्यूक्लियर प्रोग्राम की सरबराही का कोई हक है। अगर कल उन्होंने कह दिया कि मुझे तो वहाँ भी कुछ पता नहीं चला, बस ऐसे गलती से एक बटन दब गया क्योंकि मुझे तो गलत इन्फॉर्मेशन दी गई थी, तो अपनी जिम्मेदारी उनको कबूल करनी होगी। अगर उन्होंने काबीना को ये गारंटी दी है, अगर उन्होंने अपने फैसले से उनका नाम ECL से निकाला है, तो आज उनको अपनी जिम्मेदारी देनी चाहिए, या कहना चाहिए कि मैं अहल नहीं। ये बड़ा अहम पॉइंट आपने उठाया, ये पूछते हैं हम पूछते हैं इनसे, ये इसका क्या जवाब है हलीम आदिल शेख साहब? वो कहते हैं कि आप लोग पहले आप ही ने कहा कि मियाँ साहब की हालत तशवीशनाक है, क्रिटिकल है, सीरियस है, जिसकी वजह से मीडिया ने रिपोर्ट किया। अब आप कहते हैं जी रिपोर्ट्स फज थी। अगर रिपोर्ट्स फज की गई थी तो किसने फज की थी? क्योंकि डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर मियाँ नवाज शरीफ साहब का मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा था और सरकारी लैब्स उसके अंदर मुलव्वस थी और सरकारी डॉक्टर्स थे और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो सुपरवाइज कर रही थी हर चीज़ को, तो आप लोगों को पता ही नहीं लगा। वो कहते हैं अगर आप इसके बावजूद फज होगी रिपोर्ट, तो वो जो सवाल उन्होंने उठाया है न्यूक्लियर के हवाले से, क्या जवाब है आपके पास इसका? बात यह है कि न्यूक्लियर के हवाले से बात करने के लिए यहाँ तो वो लोग भी रहे हैं जो अल्लाह माफ़ करे, जो खुदा ना खास्ता बेच भी सकते थे, मुल्क का सौदा भी कर सकते थे, उसको छोड़िए ना। कहाँ मियाँ साहब के सेहत की बात, कहाँ प्लेटलेट्स और न्यूक्लियर प्रोग्राम। मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि बात यह कि इस वक्त दो पहलू हैं इसके बैरिस्टर साहब। एक तो पहलू ये है कि उस वक्त भी कुछ हालात मशकूक थे, लेकिन उस वक्त अगर खुदा ना खास्ता रिस्क लिया जाता तो मीडिया ने इतनी हाइप बना, और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी की भी सेहत को कुछ हो सकता है, कुछ होता तो एक बहुत बड़ी मलामत लगा दी जाती कि इन्होंने तो इस हालत में ये किया। उस वक्त मशकूक थे कुछ मामला। लेकिन दूसरा पहलू जो है, मुझे बताइए, मैं मोहतरम मलिक साहब ने जितनी बीमारियां बताई, ये शरियान, वो शरियान, वो शरियान, ये हो गया, इस तमाम बीमारियों के साथ कोई बाबा इस पंजाब में, इस पाकिस्तान में इस तरीके से घूमता फिरता, होटलों में बैठा, खाने खाता, बर्गर खाता आपको नजर आएगा? कोई बुजुर्ग के, इस उम्र के कोई बुजुर्ग आपको को जो इतनी सारी जिनकी शरियानों में प्रॉब्लम हो, उनकी आर्टरी कट चुकी हो, वो इस तरीके से जो तस्वीर आ रही होती हैं, जो भाग दौड़ रहे होते हैं, घूम फिर रहे होते हैं, क्या कोई ऐसा मरीज यहाँ नजर आ सकता है? वो बर्गर और खाबे तो नहीं आए, सिर्फ कॉफी की तस्वीर आई है, कॉफी की तस्वीर आई है। बहुत सारी है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर कोई ये तो कोई मेयार नहीं, अगर कोई मरीज है तो खाना तो खाएगा, और हवाखोरी के लिए भी डॉक्टर्स कहते हैं पार्क में ले जाएं। देखिए, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही, क्या मरीज कहीं से लग रहे? प्लेटलेट्स की बात आई, और कोरोना तो उसके कई माह बाद आया है, शुरू के दिनों में क्या हुआ, और क्या इतने 30 साल इनकी हुकूमत रही? मुझे बताते हैं रिपोर्ट्स फज थी। शिबली फराज साहब जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, रिपोर्ट्स फज थी। उस वक्त अंदाजा हो गया था कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ मशकूक है, लेकिन रिस्क नहीं लिया जा सकता था। अब साबित हो चुका है, जो शिबली साहब फरमा रहे हैं कि बिल्कुल फज थी, मैनेज किया गया। इनको आपको पता है ये 30 साल इक़्तिदार में रहे हैं। ओके, आप कह रहे हैं कि शिबली साहब सही फरमा रहे हैं कि रिपोर्ट्स में जालसाजी हुई है, लेकिन आपकी पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर बहुत कुछ लेना चाहिए।
उनको अरेस्ट कर लिया। हलीम आदिल शेख साहब, आपकी पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर जो है वो तो अभी तक इस बात पर कायम है कि रिपोर्ट्स दुरुस्त थी। आपकी पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर कह रही है रिपोर्ट्स दुरुस्त थी, आपके वफाकी वजीर इत्तलात कह रहे हैं रिपोर्ट्स फर्ज थी, और आप कह रहे हैं कि वो सही कह रहे हैं। तो हेल्थ मिनिस्टर किधर स्टैंड करती है, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या रह जाती है? बैरिस्टर साहब 30 साल ये लोग सिस्टम में रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में, डॉक्टर्स में, हर पुलिस में, हर इदारे में इनके वो लोग जो 12 ग्रेड में थे आज 18 ग्रेड में बैठे हैं, जो 17 ग्रेड में था 21 ग्रेड में बैठा है। अजीब मामला बहुत नीचे खराब थे, मामला ठीक किए जा रहे हैं। पटेल साहब, व्हाट वुड यू लाइक टू, और पता चल रहा है पटेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर, प्लीज जरा वजाहत कर दीजिएगा। जनाब, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि जो बीमार है अल्लाह उसको सेहत दे, और किसी की बीमारी के साथ जो मजाक नहीं करना चाहिए, और कोई भी शख्स कभी भी बीमार हो सकता है। और आप देखें कल ही हमारे एक अजीम सियासतदान गौस बख्श बजिंजो साहब के साहबजादे अमीर हासिल बजिंजो हमसे बिछड़ गए 62 साल की उम्र में, और लोग उन्हें बुजुर्ग रहनुमा कहते रहे, हालांकि वो उनकी उम्र सिर्फ 62 साल थी। और हमारे वज़ीर आज़म साहब माशाल्लाह 67 साल के हैं, लेकिन बीमारी से लड़ते लड़ते वो 62 साल की उम्र में इस दुनिया से चले गए। तो बीमारी अल्लाह ताला किसी को ना दे, और जिसको हो उसको शफा दे, और मैं समझता हूँ इस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल का जवाब दे दे, फिर मैंने ब्रेक पर जाना है। ये जो ज़िले वाली बात आपने कर दी, अब बीच में नया ज़िला बना दिया जो कि कराची का 7वां, कराची शहर में 7वां ज़िला आपने बना दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM ये कहती है कि ये कोई इंतज़ामी बुनियादों पे आपने नहीं बनाया, ये सियासी बुनियादों पर आपने बनाया है, क्योंकि कराची में आप अनपॉपुलर हैं और आप किसी तरह कराची में अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं। सर, उसकी कोई दलील होगी ना? वो दलील ये देते हैं जी कि उस डिस्ट्रिक्ट में जहां जहां पे पीपल्स पार्टी स्ट्रांग थी उन एरियाज को मिला के आपने जिला बना दिया नया। नहीं, ऐसे ये दलील नहीं हो सकती। शेख साहब से पूछ लें, जब बल्दिया में हमारा बिल्कुल वोट बैंक कोई नहीं, वहाँ पर बहुत कम है हमारा वोट बैंक, वो ज़िले में नहीं आया, हमारा वो भी हमारे ज़िले में है। हमारा साइट में वोट बैंक, जब ये टाउन्स थे तो इसमें 3 टाउन जो हैं, साइट, बल्दिया और केमाड़ी मुस्लिम लीग नून के पास था, साइट जो है वो MQM के पास था, बल्दिया MQM के पास था। तो ये सबको मिला के ज़िला बनाया है, और 40 लाख की आबादी का वो ज़िला जो सुपर हाईवे से शुरू होकर बिलावल हाउस पे ख़त्म हो रहा था, जो इंतज़ामी तौर पे गवर्न करना मुश्किल हो गया था, लोगों की सहूलत के लिए अगर उसको 2 हिस्सों में बराबर बांटा गया है, बग़ैर रंगो नस्ल की तफरीक के, दोनों जानिब हर ज़ुबान बोलने वाले पूरी तादाद में मौजूद हैं, तो मेरे ख्याल में इसमें तो सबको खुश होना चाहिए। ये एक अवामी मसला था जो कि हल किया गया, और लोग वहाँ के बहुत खुश है, चाहे किसी भी जमात के हों, हर जमात के लोग यहाँ के। हलीम आदिल शेख साहब, आप खुश क्यों नहीं है? वो कह रहे हैं आप सबको खुश होना चाहिए, इंतजामी बुनियादों पे जिला बना है, बेहतर मैनेजमेंट होगी, डेवोल्यूशन ऑफ पावर होगी, आप क्यों नहीं खुश हैं? हमारी तीसरा एंगल है इसके अंदर। एक एंगल पटेल साहब का है, एक MQM का, हमारा तीसरा एंगल है। हम कहते हैं कि पहले कराची के 4 जिले थे, 5 हुए, फिर 6 हुए, कोरंगी जिला बना ना सबसे आखिर में आके। मैं पूछना चाहता हूँ क्या कोरंगी में हालात बेहतर हो गए? सर्विस डिलीवरी अच्छी हो गई, वहाँ के मामलात बेहतर हुए? जब मलीर बनाया, आज मलीर में आई, आप देखिए मलीर का और थरपारकर का हाल एक जैसा है, मलीर का और कोहिस्तान का, काचो का हाल एक जैसा। आज भी मलीर में गधे घोड़े बकरे बेचारे एक उससे पानी पीते, इंसान भी। भाई मलीर की हाल बता रहा हूँ। हम ये कहते हैं, हमारी तो सोच ये है कि कराची को, तमाम अजला को ख़त्म करके एक मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची को होना चाहिए, और बनाइए, हैदराबाद को बनाए, सक्कर को बनाए, लाड़काना को बनाए, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन कराची को इस अंदाज से टुकड़े टुकड़े करना कि जी फैसिलिटेट करेंगे, क्या ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है? अगर इन्होंने पहले मलीर को फैसिलिटेट किया हो, हम वेलकम कर सकते थे। इन्होंने कोरंगी बना के डिवॉल्व नहीं होगी, अगर जिला और बनाया है तो क्या पावर मजीद डिवॉल्व नहीं होगी वहां पे? आप बताइए, लाहौर में कितने जिले हैं, न्यूयॉर्क में कितने जिले हैं? इस तरीके के जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होते हैं, वहाँ टाउन्स बना दें और नीचे पावर डिवॉल्व करें। इस तरीके की डेवोल्यूशन जो है, और इस वक्त के हिसाब में जबकि इलेक्शन बल्दियाती होने जा रहे हैं, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। हम समझ सकते हैं कि कराची में या तो होता, इनका ट्रैक होता कि बड़ा अच्छी डिलीवरी होती, वो है नहीं। कराची को एक मेट्रोपॉलिटन सिटी बनना चाहिए, बाख्तियार मेजर और मेयर के साथ और वसाइल के साथ इस शहर को आगे जाता
बात है। कराची चलेगा तो मुल्क चलेगा, कराची चलेगा तो सुबह सिंध चलेगा। कराची के लिए सोचना पड़ेगा। ठीक है, मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं शेख साहब मैं दिखाना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने हाल ही में इंटरव्यू दिया टेलीविजन चैनल में 1-on-1, और उसमें उन्होंने बुज़दार साहब के हवाले से क्या कहा उनको डिफेंड करते हुए। तो मुसद्दक मलिक साहब, आप ये मार्जिन नहीं देना चाहते प्राइम मिनिस्टर को? वो कहते हैं कि पहली दफा मैं गवर्नमेंट में आया हूँ तो सीखने में कुछ तो टाइम लगता है। जी, मैं आपसे यही कहूँगा कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा आए पशेमान होना। ये भाई कोई 8वीं B जमात की लैब है कि आपसे गलत एसिड डल गया, आहिस्ता आहिस्ता आप सीख जाएंगे। वहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है लैब अटेंडेंट, वो आपको सिखा कि कौन से एसिड के साथ कौन सी अल्कली डालनी। क्या बात कर रहे हैं? यानी आप आके मुल्क को कहते हैं कि मुझे ये मुल्क ज़्यादा बेहतर चलाना आता है। अब आप ये कह रहे हैं कि मुझे तो चलाना ही नहीं आता था, मैं तो अब सीख रहा हूँ और इंशाल्लाह तीसरी, चौथी, 5वीं बारी में सीख जाऊँगा। ये क्या बात है? ऐसे थोड़ी हुकूमतें चलती हैं। इसी वजह से लोग पहले कहते थे कि जिनको चलाना आता है उन्हें चलाने दें लोगों के वोट का एहतराम करें। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ ये मुनासिब गुफ्तगू नहीं है। मैंने पहले भी आपसे ये कहा है कि हर लेवल के ऊपर, चाहे वो सूबा हो, चाहे वो बल्दिया हो, हर एक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, चाहे वो वफाक हो, और अपने अपने दायरा कार में रह के अपनी जिम्मेदारी के मुताबिक अपनी एलोकेशंस लें और अपना अपना काम करें, और फिर अवाम के पास जाएं और उन्हें बताएं कि मैंने ये किया। ये मत कहें कि मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, ख़राब हो गया। ये मुल्क एक्सपेरिमेंट थोड़ी है। तो मैं ये कहूँगा कि ज़रा ज़्यादा अपनी टीम को तब्दील करें। वैसे तो मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि बुज़दार साहब के बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, मैं ऐसी गुफ्तगू नहीं करता, लेकिन जिस तरह का पर्चा उन्हें दिया है नैब ने, उससे मुझे लगता तो यही है कि उनकी क्रेडिबिलिटी, जो उनकी मॉरल क्रेडिबिलिटी, तो इसका तो आप क्रेडिट दें फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि उन्होंने मुदाखलत नहीं की है, और अगर मेरिट्स पर देना बनता था तो है। आपने अखबारात पढ़े होंगे, आपने अखबारात पढ़े होंगे कि जो वादा माफ गवाएं उनके साथ GO1 में सीक्रेट मीटिंग्स हो रही हैं, आपने तमाम अखबारात में आ जाया हुआ था। तो मुदाखलत तो कर रहे हैं, लेकिन लगता ऐसा है बास मत बन नहीं पा रही। चलिए शेख साहब, लास्ट 30 सेकंड्स, योर कमेंट्स, योर रिस्पॉन्स। मैं यही कह सकता हूं कि मलिक साहब ने सही फरमाया कि जी जिसको चलाना आता है उसको चलाने दो। असल ये कहना चाहिए था कि जिसको कमाना आता है उसको कमाने दो, जिसको बर्बाद किया गया। दूसरी बात मैं कहूँ, क्या सच बोलना कोई झूठ है, कोई जुर्म है? क्या सबके सामने खुली बात करना कोई जुर्म है? अगर खान साहब ने लगी लिपटी नहीं रखी है, जो बात की हकीकत। बहुत शुक्रिया अलीम आदिल अब्दुल कादिर पटेल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर मुसद्दक मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, अगर आप ट्विटर पे हमें फॉलो करना चाहते हैं तो न्यूज़ बीट को भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा पर्सनल ट्विटर हैंडल @एहतशाम_AD है, उस पर आप मुझे पर्सनली फॉलो कर सकते हैं। और अगर कोई मसाइल ऐसे हैं हमारे इंतज़ामी, तो उसके हवाले से अगर आप चाहें तो हमें ट्वीट कर सकते हैं। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।